चंद्रमौली चोपड़ा कहिए या रामानंद सागर, दिसंबर 1917 को जन्मे और 12 दिसंबर 2005 को आज ही के दिन उनका निधन हुआ। टीवी शो रामायण बनाकर उन्होंने खुद को अमर कर दिया। भारत सरकार ने साल 2000 में कला और सिनेमा में उनके योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित भी किया। लेकिन ये कहानी इतनी सी नहीं है। रामानंद सागर की कहानी में एक किरदार पड़ोसी देश पाकिस्तान भी है, जहां उनका जन्म हुआ था। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तब वह 30 साल के नौजवान थे और कई साल पहले उनका परिवार कश्मीर में ही आकर बस चुका था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अचानक पाकिस्तान के हमले और कबायलियों के आतंक ने रामानंद सागर और उनके परिवार की ज़िंदगी बदल कर रख दी। आतंकी हमलों के बीच तब पायलट बीजू पटनायक हवाई जहाज लेकर उन्हें बचाने पहुंचे थे। वही बीजू पटनायक जो खुद भी उड़ीसा के सीएम रहे और अभी उनके बेटे नवीन पटनायक राज्य के मुख्यमंत्री हैं। नमस्कार, मैं हूं मुकेश। देश दुनिया की ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित हमारी विशेष पेशकश झरोखा में आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना और फॉलो करना न भूलें। आइए आज का सफरनामा शुरू करते हैं। 27 अक्टूबर 1947, 30 साल के रामानंद सागर पत्नी, 5 बच्चों, सास, साले और उनकी पत्नी के साथ पूरी रात श्रीनगर के पुराने हवाई अड्डे की दीवार से चिपके रहे थे। गोलियों की आवाज़ें रात भर उन्हें डराती रहीं। पाकिस्तानी सेना की मदद से 10,000 जिहादी कबायली बारामूला पहुंचने के बाद श्रीनगर के लिए बिजली की लाइन को काट चुके थे। राजधानी में अंधेरा छा गया था। लूट, अपहरण, बलात्कार का खेल शुरू हो चुका था। 27 अक्टूबर दिवाली के आसपास का वक्त था। राज्य की सेना ने धान के खेत में पटाखे रखवा दिए थे। कुछ देर में इन्हें फोड़ा जाता। ये शोर कबायलियों को रोक कर रखे हुए था। रामानंद सागर के परिवार के 13 सदस्यों सहित वहां मौजूद सभी शरणार्थियों की आंख में मौत का डर हावी था। सभी के चेहरे जर्द हो चुके थे। बच्चों की आंखों में भी दहशत तैर रही थी। अगर दुश्मन बची हुई इस आखिरी उम्मीद हवाई पट्टी को काट देता तो मतलब था श्रीनगर पर उसकी जीत और कश्मीर पर डोगरा राजवंश का अंत। कश्मीर को बचाने के लिए ज़मीनी रास्ते ठीक नहीं थे। दुर्गम पहाड़ों के जरिए दूर इलाकों में पहुंचना नामुमकिन था, तो सिर्फ हवाई मार्ग ही आखिरी उम्मीद था। वहां फंसे शरणार्थियों को बचाने के लिए यही एकमात्र रास्ता था। रामानंद सागर का परिवार रात भर डरा सहमा रहा, लेकिन तभी डकोटा विमान के इंजन की धीमी आवाज़ ने रामानंद सागर और परिवार के सदस्यों में आशा की किरण जगा दी। बीजू पटनायक जहाज के पायलट थे। उनके DC-3 विमान ने पूरा चक्कर लगाया और 8:30 बजे इंजन की तेज़ आवाज़ के साथ रुका। ये RIAF स्क्वाड्रन यानी रॉयल इंडियन एयरफोर्स स्क्वाड्रन नंबर 13 का डगलस डकोटा विमान था, जो दिल्ली से विंग कमांडर KL भाटिया की देखरेख में सुबह 6 बजे पालम एयरपोर्ट से उड़ा था। जहाज को देखकर सभी पागलों की तरह उसकी ओर भागे। हड़बड़ी में सागर परिवार के किसी सदस्य के हाथ से एक बाल्टी छूट गई। बेटे प्रेम सागर ने इसे झट से उठा लिया। ये पीतल की वही बाल्टी और घर का एकमात्र सामान था जिसे परिवार बंबई लेकर आया था। तब रामानंद सागर ने सिर पर एक बड़ा ट्रंक भी उठाया हुआ था। यह ट्रंक किसी तिजोरी जैसा लग रहा था। ये हालात वैसे ही थे जैसा कुछ समय पहले हमने अफगानिस्तान में देखा, जब वहां पर तालिबान ने फिर से अपनी सत्ता हासिल कर ली थी और लोग देश छोड़ने के लिए बेतरतीब भागने को आतुर थे। उस रोज़ श्रीनगर हवाई अड्डे के पास सभी भागकर डकोटा DC-3 के खुले दरवाजे तक पहुंच गए। भीड़ उमड़ रही थी और पूरी तरह भ्रम और खलबली में अंदर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। विमान का दरवाज़ा 6 से 8 फीट ऊंचा था। कर्मी दल चिल्लाने लगा, सिर्फ शरणार्थी, कोई सामान नहीं। शरणार्थी खुद को बचाने के लिए छोटा मोटा सामान वहीं फेंकने लगे। रामानंद सागर के सिर पर बड़ा ट्रंक देखकर कर्मी दल ने परिवार के किसी भी सदस्य को विमान में चढ़ाने से
इनकार कर दिया। हो हल्ला मचा हुआ था। हताश शरणार्थी धक्का मुक्की कर रहे थे। रामानंद सागर जोर से चिल्लाए, ट्रंक मेरे साथ ही जाएगा वरना परिवार का कोई सदस्य नहीं जाएगा। इंजन की तेज आवाज़ ने अफरा तफरी और भी बढ़ा दी। रामानंद सागर टस से मस नहीं हुए। उन्होंने ट्रंक को विमान के फर्श पर अंदर धकेल दिया। पायलट बीजू पटनायक ने रामानंद सागर की ओर घूर कर देखा और गुस्से से चिल्लाए, ओ लालची आदमी, तुम अपना धन साथ लेकर जाना चाहते हो और लोगों की जान की कीमत उसका क्या। बीजू पटनायक ने ट्रंक को बाहर फेंकने की कोशिश की। तभी एक पंजाबी महिला ने ट्रंक को विमान के अंदर ढकेल दिया और रामानंद सागर को भी उठाकर विमान में फेंक दिया। उसने पायलट से कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? 4 दिन से हमने कुछ नहीं खाया है। पायलट बिजू शांत तो हो गए, लेकिन वह ट्रंक के पास आए और उसे खोलने के लिए कहा। जब ट्रंक खोला गया तो उसमें मिले रामानंद सागर के उपन्यास के नोट्स, विभाजन के उनके अनुभव और बरसात फिल्म की उनकी लिखी हुई स्क्रिप्ट। रामानंद सागर फूट फूट कर रो दिए। बोले, हाँ, यही मेरे हीरे जवाहरात हैं जो मैं लेकर जा रहा हूँ। बीजू पटनायक ने अगले ही पल रामानंद सागर को गले से लगा लिया। विमान में शोर मचाती भीड़ में भी जोश बढ़ गया था। बता दें कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी बीजू पटनायक 2 बार उड़ीसा के मुख्यमंत्री रहे हैं। वह असम के राज्यपाल भी बने और इंडियन एयरलाइंस को कमर्शियल रूप से शुरू करने का श्रेय उन्हीं को जाता है। बात करें रामानंद सागर की तो उनका जन्म लाहौर के पास असल गुरु में हुआ था। उनके परदादा लाला शंकर दास चोपड़ा लाहौर से कश्मीर चले आए थे। रामानंद सागर को उनकी नानी ने गोद लिया था। उस वक्त उनका नाम चंद्रमौली चोपड़ा से बदलकर रामानंद सागर कर दिया गया था। रामानंद सागर की मां की मृत्यु के बाद उनके पिता ने दूसरी शादी की और इस दूसरी शादी से पिता के जो बच्चे हुए उसमें विधु विनोद चोपड़ा भी थे। इस तरह रामानंद सागर और विधु विनोद चोपड़ा सौतेले भाई हुए। सागर ने चपरासी, ट्रक क्लीनर, साबुन बेचने वाले जैसे कई काम किए और डिग्री पाने के लिए रात भर पढ़ाई की। वह 1942 में पंजाब विश्वविद्यालय से संस्कृत और फारसी में गोल्ड मेडलिस्ट भी रहे। वह अखबार डेली मिलाप के संपादक भी थे। उन्होंने रामानंद चोपड़ा, रामानंद बेदी और रामानंद कश्मीरी जैसे नामों से कई लघु कथाएं, उपन्यास, कविताएं, नाटक आदि लिखे। 1942 में उन्हें टीबी हो गया तो उन्होंने अपनी बीमारी के बारे में डायरी ऑफ ए टीबी पेशेंट लिखी। यह कॉलम लाहौर में अदब मशरिक मैगजीन में छपा था। चलते चलते 12 दिसंबर को हुई दूसरी अहम घटनाओं पर एक नज़र डाल लेते हैं। साल 1800 वाशिंगटन डीसी को अमेरिका की राजधानी बनाया गया। 1911 भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट की गई। 1923 इटली में पो नदी का डैम फटने से 600 लोगों की मौत हुई। 1958 गिनी संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना। 1963 कीनिया आज़ाद हुआ। दोस्तों, झरोखा के इस एपिसोड में इतना ही। मिलता हूँ अगली बार एक नए एपिसोड में एक नई अनसुनी कहानी लेकर। आप देखते रहिए एडिटर जी हिंदी।